भी करना है। दिखा, स्क्रीन दिखा। ठीक ना, इधर देखो, देख पा रहे हो? ठीक ना, इंडिविजुअल के अंदर हमेशा 2 ही एलील होना है और पॉपुलेशन में 3 एलील रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम। लास्ट टाइम वाला एक्सरसाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये दिखा, दिख रहा है? ये कॉपी दिख रहा है? हेलो? यस सर। ओके, जैसे कि मैंने बताया ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है, फॉर ब्लड ग्रुप देयर आर 3 एलील्स। ब्लड ग्रुप जीन has 3 एलील्स। जैसे कि IA एक एलील हो गया, IB दूसरा एलील हो गया और I0 ये तीसरा एलील हो गया, या फिर इसको हम I इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। फाइन है ना। एक इंडिविजुअल के पास हमेशा 2 एलील हो सकते हैं। ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक इंडिविजुअल के पास ये पॉसिबल एलिलिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। फाइन, देखो जरा, ये पॉसिबल एलिलिक कॉम्बिनेशन हो सकता है एक इंडिविजुअल के पास। फाइन है ना। अब जिसके पास एलील है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होगा, है ना। जिसके पास ए एलील है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। IO होगा, ए है, ओ है, इसके चलते ए ही ब्लड ग्रुप होगा, इसके चलते ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसके चलते ब्लड ग्रुप बी होगा, इसके चलते बी होगा, इसके चलते ब्लड ग्रुप ओ होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए वाला एलील डोमिनेंट है, ये वाला एलील डोमिनेंट है ना। ये वाला भी डोमिनेंट एलील है, ये भी डोमिनेंट है, बट I0 IO इज रिसेसिव एलील, ये रिसेसिव एलील होना है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है ना, ये रिसेसिव है। यदि इन दोनों में से दोनों कंबाइन होके कुछ कैरेक्टर दिखाना चाहेंगे तो किसका कैरेक्टर रिवील होगा जी? लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करके बताएंगे जरा। IB है और I0 है, दोनों एक साथ
जुड़ के कुछ कैरेक्टर इंपार्ट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा कैरेक्टर रिवील होगा? इसके चलते ब्लड ग्रुप क्या आएगा, कोई बता सकता है? सर बी। वेरी गुड, बी आएगा, क्योंकि बी यहाँ पे डोमिनेंट है और ओ तो रिसेसिव है। रिसेसिव अकेले में तो अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो इसके केस में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? सर ए बी। वेरी गुड, ठीक है, दोनों आएगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे एक फिनोमिनन फॉलो हो रहा है जिसको हम लोग कहेंगे को डोमिनेंस। वेरी गुड। को डोमिनेंस का मतलब क्या होगा जी? को डोमिनेंस, को का मतलब ही होता है कॉपरेट, मतलब को मतलब दो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड को, है ना, तो इसको को डोमिनेंस कहेंगे, है ना। तो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक आप मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर स्टडी कर सकते हो। मल्टीपल एलिलिज्म, है ना, और को डोमिनेंस भी स्टडी कर सकते हो। को डोमिनेंस के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं ब्लड ग्रुप वाला फिनोमेनन, है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं को डोमिनेंस का, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा गाय का कलर, कुछ काउस होते हैं उनका कलर ब्लैक और व्हाइट पैचेस होता है, ब्लैक और व्हाइट पैचेस होता है ना, ब्लैक कलर भी रिवील हो रहा है और व्हाइट कलर भी रिवील हो रहा है, तो वहां पे दिखता है कि स्किन का कलर कोडोमिनेंस है, मतलब दो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। फाइन, चलिए ये तो समझ में आ गया आपका, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस और रिसेसिव एलील ये चलते ये सब हो रहा है। फाइन, नाउ क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, है ना। इफ, क्वेश्चन लिख लेंगे, इफ मेल is homozygous, homozygous A blood group and female is heterozygous, heterozygous B blood group, find the possible blood group of blood groups of offsprings, इनके बच्चों का पॉसिबल ऑफस्प्रिंग निकाल के दिखाइए हमें। समझ में आया कि नहीं, मेल और फीमेल, ठीक है, इन दोनों के पास कुछ ब्लड ग्रुप है, मैं एलील नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करो, है ना। यहाँ पे दोनों का गैमेट्स बना दोगे, ये एक गैमेट बनेगा, दूसरा यहाँ पे क्या एलील होगा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखोगे, है ना, ये गैमेट हो जाएगा, पीरियड स्क्वायर बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे पॉसिबल ब्लड ग्रुप उनके बच्चों का। निकाल के दिखाओ जरा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कम ऑन टेक ए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का और कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो मैं ले लिया, भेजता हूँ इसको। बना के दिखाओ जल्दी से। सर ए या तो ए बी। दिखाओ दिखाओ मुझे आंसर, इसका फोटो खींच के भेजो, आप लोग पूरा प्रोसेस करो और फोटो खींच के भेजो। क्लास 10 ना, पूरे पॉसिबल प्रोजेनीज का ब्लड ग्रुप दिखाएंगे।
हो गया, भेजेंगे। Okay, let me do. फाइन, देखो यहाँ पे मेल का कंडीशन है होमोजाइगस ए। होमोजाइगस ए कहने का मतलब हो जाएगा दोनों एलील ए ही रहेगा। फीमेल के पास क्या है, हेट्रोजाइगस बी। हेट्रोजाइगस बी कहने का मतलब एक एलील बी होगा, दूसरा एलील ओ होगा, तभी तो ब्लड ग्रुप बी होगा ना फीमेल का। फाइन, ए बी ओ। अब देखते हैं पॉसिबल ब्लड ग्रुप, देखते हैं। आप लोग का आंसर आ गया। सो इसके चलते ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसके चलते ब्लड ग्रुप ए बी ए। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स आर ए एंड ए बी। समझ में आया? पॉसिबल ब्लड ग्रुप इज ए एंड अनदर वन इज ए बी। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछेंगे। हेलो, यस सर, क्लियर है। क्लियर है? चलो एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फादर्स ब्लड ग्रुप इज हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस ए। फादर का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ए है और मदर का हेट्रोजाइगस बी, ठीक ना। क्वेश्चन है फाइंड द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, बच्चों का पॉसिबल ब्लड ग्रुप निकाल के दिखाओ जरा। इसको करो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए क्वेश्चन का। भेज भी रहा हूँ। फाइन, इसको दिखाओगे, इसका स्क्रीन फोटो खींच के भेजोगे ग्रुप पे। हो जाएगा तो भेजेंगे।
सर भेज दिया। Okay, father has this, mother has this. ये है possible blood group is AB, ठीक है, P, ठीक है, A and O. वेरी गुड, वेरी गुड थम्बोली। चलो आगे बढ़ते हैं, बुकलेट पे आते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। इवोल्यूशन पे आएंगे नहीं तो। और तो कुछ है नहीं लगता है। चलिए, सेक्स डिटरमिनेशन ये तो मैं बता चुका हूँ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फाइन, ओके ओके ओके। कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर पाओगे? यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4? आपके बुकलेट में भी होगा, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई कर पाओगे? पेज 34 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे जरा। A Mendelian experiment consists in breeding tall pea plant bearing violet flower with short plant। नहीं कर पाओगे, हटाओ, नहीं कर पाओगे, तुम लोग का लेवल का है भी नहीं मोर ओवर। ओके, चलिए एक और चीज बता रहे हैं हम यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फाइन, एक और चीज बताते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्क्रीन देख पा रहे हो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से क्या पता चल रहा है जी? डोमिनेंस पूरी तरीके से ना देख पाना, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। ये मेंडल्स के लॉज में नहीं है। फाइन, इसको स्टडी करने के लिए एक फ्लावर लेते हैं, 4 o'clock फ्लावर, ठीक है। स्टडी इन एंटीरेनम मचूस में स्टडी करा गया था, है ना, 4 o'clock फ्लावर में। इस चीज को स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 पौधा लिया था, ठीक ना।
एक पौधा लिया था जिसमें रेड फ्लावर था, रेड फ्लावर, और दूसरा पौधा लिया था जिसमें फ्लावर का कलर था व्हाइट, राइट। यहाँ से गैमेट लिया उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने प्रोजेनी राइज करा। नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका कलर क्या होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू सर मेंडल्स लॉ, हाँ, क्या होना चाहिए था? सर यस टेल रेड। मी। रेड होना चाहिए था इसका कलर, फाइन। लेकिन इसका कलर रेड ना होके इसका कलर था पिंक, समझे? हेलो, यस सर। इसका कलर पिंक था। तो यहाँ पे जो आर जीन है, ये जो आर एलील है, ये अपना प्रभाव पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए इसका कलर रेड ना होके पिंक हो गया, राइट। तो यहाँ पे डोमिनेंस इनकम्प्लीट है कि नहीं है? क्या डोमिनेंट एलील अपना प्रभाव 100% दिखा पा रहा है? नो नहीं सर। दिखा पा रहा है ना? तो इसी को कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स नॉट शोइंग इट्स डोमिनेंस प्रॉपर्टी इफेक्टिवली, राइट। जैसे कि कुछ मैं फोटोज दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये देखो, दिख रहा है, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर फ्लावर को क्रॉस करा गया, तो कैसा फ्लावर आ रहा है? पिंक फ्लावर आ रहा है ना? इसको कहेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे भी देख सकते हो, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, फाइन। चलिए, अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे। हो गया, हो गया, हो गया। नाउ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है बहुत कुछ, मैं मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ क्या है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। सी, ओरिजिन सेक्शन में बताया गया है हाउ अर्थ हैज फॉर्म्ड, पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना? तो पृथ्वी का फॉर्मेशन से पहले हमें जानना होता है यूनिवर्स का फॉर्मेशन, जिसमें सन का फॉर्मेशन भी देखा जाता है, फाइन। तो सबसे पहले सन आया होगा, सन के बाद दूसरे प्लैनेट्स आए होंगे, फाइन। कहा जाता है कि हमारा पृथ्वी समथिंग अराउंड, इट इज 4.5 बिलियन ओल्ड, है ना? इतना पुराना है हमारा अर्थ। और इसमें जो लाइफ आया है समथिंग अराउंड उसके 500 बिलियन बाद आया है, ठीक है। तो 4 बिलियंस बैक लाइफ आया है इस पृथ्वी पे, और उस समय से एवोल्यूशन अभी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नए नए वस्तुओं का फॉर्मेशन होते जा रहा है, फाइन। तो एक छोटा सा हम कहानी बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का। ठीक ना, हमारा पृथ्वी पहले एक बॉल था फायर का, है ना? धीरे धीरे ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, एलिमेंट्स बनते गए, एलिमेंट्स बने, फाइन। फिर बाद में पानी बना, पूरा एरिया पानी से ग्रसित था, ओके। फिर कुछ लैंड भी क्रिएट हुआ, जमीन भी क्रिएट हुआ, कॉन्टिनेंट क्रिएट हुआ, फाइन। उसके बाद रिएक्शंस होने लगे सनलाइट के चलते, पृथ्वी पे रिएक्शंस होने लगे, रिएक्शंस के चलते वेपर्स क्रिएट होने लगे, है ना? ये सब होता रहा, होता रहा। वेरियस एलिमेंट्स भी बनते रहे, है ना? आगे चल के साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ पृथ्वी पे, जिसके चलते पहली बार ऑक्सीजन आया पृथ्वी पे। ऑक्सीजन आने के चलते एटमॉस्फेयर बना, राइट। और एटमॉस्फेयर बनने के चलते ऑर्गेनिजम्स
और भी अलग अलग प्रकार के बनते गए, है ना। तब से लेके आज तक नए ऑर्गेनिज्म बन ही रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंशन हो रहा है। फाइन। सो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस होना और उस चेंजेस के चलते नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, दैट इज इवोल्यूशन। फाइन। चेंज, इवोल्यूशन, चेंज, सिनोनिम्स समझ सकते हो, है ना। प्री एग्जिस्टिंग एक चीज है, पहले से एक चीज प्रेजेंट है, मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर बदलाव हुआ और बदलाव के चलते दूसरा चीज बन गया, दैट इज इवोल्यूशन। हमारे अंदर भी कंटिन्यूसली इवोल्यूशन हो रहा है। हो सकता है 100 साल बाद या 200 साल बाद, 500 साल बाद ह्यूमन बीइंग जो अपने शेप साइज के हैं वो ना रहे, छोटे हो जाए इससे, है ना। हो सकता है हम लोग रहें ना रहें, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो जानवर, जो चीजें हम आज के डेट में देख पा रहे हैं अपने आसपास, हो सकता है वो ना देख पाए, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, नई चीजें आएंगे, पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है, ये सब जो दिया गया है हाइपोथेसिस है जो बताता है कि पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, है ना। एक इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया था यूरी मिलर ने और कहा था कि पृथ्वी का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि थंडरिंग आई होगी, लाइटनिंग हुआ होगा, वेपर्स थे आकाश में, ठीक है, बारिश का पानी था, वो सब टकरा के कुछ एलिमेंट्स बनाए होंगे, है ना, उस एलिमेंट्स के चलते ऑर्गेनिज्म बना होगा। ये उनका हाइपोथेसिस था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करा कि हाँ भैया इस तरीके का चीज बना होगा पृथ्वी पर कई साल पहले, है ना। वो डिपिक्ट किया जाता है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट से। ये यूरी मिलर का सेटअप है, ये जरूरी नहीं है क्लास 12 का डायग्राम है। फाइन, हटाइए। नाउ नाउ नाउ, हाँ आप लोग बोल रहे थे कि इवोल्यूशन हटा दिया गया है सीबीएसई द्वारा। हेलो, यस सर। है ना। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। चलिए मोटा मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। इवोल्यूशन हो गया, वेरिएशन। इवोल्यूशन का मतलब ही होता है बदलाव होते होते, वेरिएशन होते होते नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। हटाइए हटाइए। ओके चलिए, इवोल्यूशन होता क्यों है मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ।
हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, जैसे कि जिराफ के बारे में बता रहा था। फाइन, जिराफ देखे हो कि नहीं? जिराफ, ठीक ना। आज के डेट में जो जिराफ देख रहे हैं उसका गला लंबा लंबा होता है। स्टार्टिंग में ये था नहीं, है ना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इवोल्यूशन क्यों होता है। इवोल्यूशन होता है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के डेट में जो जिराफ देखते हैं, पहले वैसा नहीं था। यह हाइपोथेसिस है, कहा जाता है, ठीक ना। वो भी घोड़े की तरह ही साइज का था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे पेड़ पौधे खत्म होने लगे थे, ठीक है। घोड़ा जितना हाइट तक पहुंच पाता था, उतने हाइट तक के पौधे खत्म होने लगे थे एक एरिया में, है ना। तो भोजन की कमी होने लगी। तो कुछ घोड़ों ने क्या करा, अपने गले को लंबा करके लंबे टहनियों तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। फाइन। तो प्रयास करते 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 कैसे करते, ठीक ना, कई साल बीत गए, है ना, कई सेंचुरीज बीत गए, जिसके चलते गला धीरे धीरे लंबा होता गया होता गया होता गया, और आज के डेट के जिराफ बन गए, है ना। तो इवोल्यूशन हो गया, चेंजेस हो गया, वेरिएशन हो गया, है ना। तो इवोल्यूशन होता है नीड के चलते, ठीक है। एक डायग्राम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, evolution of giraffe। देखो यहाँ पे, देख पा रहे हो डायग्राम? ये डायग्राम देखो जरा, दिखा? Yes, sir. है ना, नॉर्मल था। लेकिन भोजन की कमी के चलते ये अपना गला कंटिन्यूअस लंबा करता गया और आज के डेट का जिराफ बन गया, है ना। एक टॉर्टोइस का भी एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। कुछ कुछ टॉर्टोइस का जो शेल होता है एकदम बाउल शेप में होता है, और कोई कोई टॉर्टोइस का बॉल शेप में यू शेप्ड भी प्रेजेंट रहता है। टॉर्टोइस देखो यहाँ पे दिखाएंगे हम, है ना। कुछ टॉर्टोइस अपना गला लंबा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते शेल में यू शेप्ड आ गया। ये देखो, ये टॉर्टोइस देख पा रहे हो, है ना। Yes, sir. ठीक है, किसी किसी टॉर्टोइस के केस में गले वाले जगह पे यू शेप्ड का फॉर्मेशन बन जाता है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि वहां पे वो लोग कंटिन्यूअसली गला लंबा करके ऊंचे ऊंचे पौधे को खाने का कोशिश करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसके शेल में यू शेप का फॉर्मेशन हो गया, है ना। यू शेप का स्ट्रक्चर बन गया। कहीं जैसे कि यहाँ पे देखें, दिख रहा है ना, यू शेप दिख रहा है। जहाँ पे गला स्टार्ट हो रहा है शेल से, वहां पे देखो यू शेप दिख रहा होगा। हाँ, तो ये भी इवोल्यूशन। यहाँ पे यू शेप नहीं है जहाँ पे गला इसका अटैच्ड है। फाइन, इन्वर्टेड यू शेप दिख रहा होगा। सो ये सब इवोल्यूशन को प्रूव करता है। और क्यों हो रहा है ये? तो ये सब हो रहा है जीवित रहने के लिए, है ना। चलिए, यहाँ पे रेड बीटल टाइप्स ऑफ वेरिएशन बता रहे हैं। यहाँ पे सोमेटोजेनिक, जर्मिनल जरूरत नहीं है आप लोग के लिए, हटाइए। ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ग्रीन बीटल्स है या फिर रेड बीटल्स है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर, है ना। फॉर एग्जांपल, ग्रीन बीटल्स है और रेड बीटल्स है ना। तो ग्रीन बीटल्स आसानी से कैमोफ्लेज कर जाएंगे हरे पत्तों के साथ, तो इनको प्रेडेटर पहचान नहीं पाएगा,
पहचान नहीं पाएगा तो इनका पॉपुलेशन हाई हो जाएगा। और रेड बिटल्स जो कि आसानी से दिख पाएंगे, इसको खा जाएगा प्रेडेटर, इसका पॉपुलेशन डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया जी, बदलाव आ गया, एक स्पीशीज खत्म हो गया और एक स्पीशीज फ्लरिश कर गया, है ना। यही दर्शन बताना चाह रहा है इस डायग्राम से, तो ये और कुछ नहीं है। स्पेसिएशन ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिएशन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है स्पेसिएशन से, है ना। स्पेसिएशन कहने का मतलब होता है नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। ये क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। खैर अभी तो हटा दिया ये चैप्टर, नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन ओलंपियाड वगैरह में हमेशा रहता है क्वेश्चन। नया स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, एकदम अलग, एकदम यूनिक फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सब, और डीम्स रेस ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए हटाइए हटाइए, क्लासिफिकेशन जरूरत नहीं है। हाँ, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे हम बता रहे हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कहने का मतलब क्या है? हेलो थम्बोली, Yes, sir. एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शब्द के से क्या समझ पा रहे हो आप? इस शब्द से आप क्या समझ पा रहे हो? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कहने का मतलब क्या है? सर इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे एक एविडेंस, चीज प्लेस हुई एविडेंस है। माने प्रूफ, प्रूफ, एविडेंस मतलब प्रूफ। एविडेंस में बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल या स्टेप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, फाइन। सो प्रूफ क्या होगा जी इवोल्यूशन का? पहले हाइपोथेसिस होगा और उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देंगे। तो हाइपोथेसिस यही है कि सबसे पहले पृथ्वी पे सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म आए, प्रोकैरियोट्स आए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट आया, यूकैरियोट से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आए, उससे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स आए, ठीक है। एनिमल्स आए, एनिमल्स में पहले पोरीफेरा, ठीक है, फिर बाद में हेलमिन्थीज, इस तरीके से लोअर वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स, फिर हम लोग आ गए, फाइन। तो ये हाइपोथेसिस है। तो चलो देखते हैं कि क्या सही मायने में हम में और मछलियों में सिमिलैरिटीज है। कहने का मतलब है, साइंस कह रहा है कि हम लोग भी पानी से ही उत्पन्न हुए हैं, हमारा प्रोजन, हमारा जो एंसेस्टर्स है वो पानी में रहा करते थे, है ना। धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते जमीन पे आए, फिर डेवलपमेंट होते होते हम लोग बन गए, ये हाइपोथेसिस है ना। तो चलो हम लोग एविडेंस ढूंढना शुरू करते हैं। तो सही मायने में एविडेंस हमें मिला है, जैसे कि हमारा फोर लिम्स और हाइंड लिम्स है, हाथ पैर जो है, हाथ पैर में जितनी हड्डियां है उतनी हड्डियां मछलियों में भी प्रेजेंट है। तो इससे पता चल रहा है कहीं ना कहीं हम दोनों सिमिलर थे, तभी तो उनके पास जो हड्डियां है, सेम हड्डियां हमारे पास भी है, सेम नंबर में, भले ही शेप और साइज अलग अलग, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, व्हेल के पास, बिल्ली के पास, बैट के पास, ह्यूमन के पास सेम सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर का शेप एंड साइज थोड़ा सा वेरी कर रहा होगा। ये वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो गया। इस प्रकार के ऑर्गन को हम लोग कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, फाइन। तो होमोलोगस ऑर्गन एक एविडेंस देता है इवोल्यूशन का, फाइन। होमोलोगस ऑर्गन एविडेंस देता है इवोल्यूशन का, ओके। Homologous organs are such organs having structural similarities but performing different function, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे
होमोलोगस ऑर्गन्स। समझ में आया? हेलो। Yes, sir. होमोलोगस ऑर्गन प्रूफ करता है इवोल्यूशन को। कैसे प्रूफ कर रहा है? कुछ स्ट्रक्चर्स लोअर ऑर्गेनिज्म में है, वही स्ट्रक्चर हायर ऑर्गेनिज्म में भी है। साइंटिस्ट ने कहा कि हमारा नियरेस्ट एंसेस्टर है, हम लोग ए मैमल्स है, तो हमारा नियरेस्ट एंसेस्टर रेप्टाइल्स होगा, रेप्टाइल्स का एम्फीबियंस होगा, एम्फीबियंस का फिशेस होगा, है ना? इस तरीके से चेन आ रहा है, तो ये ऑर्गन्स प्रूफ कर रहे हैं। फाइन। लेकिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन शेप साइज अलग क्यों हो गया? क्योंकि फंक्शन अलग अलग करना था। जैसे मछलियों के केस में स्विमिंग करना है तो स्ट्रक्चर कुछ अलग है, पक्षियों के केस में उड़ना है तो उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, हमारे में चलना है, पकड़ना है, तो कुछ शेप अलग हो गया, है ना? तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर सच ऑर्गन्स हैविंग बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, है ना? एक और चीज होता है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन कहने का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, बनावट अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन है उड़ना, ऑर्गेनिज्म को उड़वा देना। तो ये भी एक एविडेंस का, सॉरी, इवोल्यूशन का एविडेंस है। कैसे? तो जैसे इवोल्यूशन हुआ तब खाने का कंपटीशन होने लगा, चिड़िया आसानी से उड़ उड़ के भाई इधर से उधर खाना खा सकती थी, है ना? तो उसी का तरह एडेप्टेशन अपनाना शुरू कर दिया फ्लाइज ने भी। बटरफ्लाइज हो गए, मच्छर हो गए, है ना, और कुछ इंसेक्ट्स हो गए जिनके पास ये टेंडेंसी आ चुकी थी फ्लाई करने की। सर्वाइवल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनालोगस ऑर्गन बना है, ठीक ना? सो एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन प्लांट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? जैसे कि ब्रांचेस, ब्रांच, टहनी, ब्रांच ले लो, कांटा ले लो, टेंड्रिल्स ले लो, है ना? इन सभी को कहते हैं हम लोग होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग हो गया। लेकिन जो लीफ टेंड्रिल है और स्टेम टेंड्रिल है, ये दोनों एनालोगस ऑर्गन हो जाएंगे, ठीक है? ये मेंशन होगा, बुकलेट में मेंशन होगा, पढ़ लेंगे। स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल दोनों तो टेंड्रिल है, फंक्शन है पकड़ के, सपोर्ट को पकड़ के ऊपर की ओर बढ़ना, लेकिन स्ट्रक्चर तो अलग है ना, एक पत्ता है और दूसरा स्टेम है। किसी किसी केस में स्टेम मॉडिफाई किया हुआ रहता है थोर्न में, किसी किसी के केस में स्टेम मॉडिफाई किया हुआ रहता है टेंड्रिल में। राइट? तो थोर्न काम करता है बचाव के लिए और टेंड्रिल काम करता है क्लाइंबिंग के लिए, है ना? और भी कुछ कुछ एविडेंसेस एवोल्यूशन का, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में टेल तो प्रेजेंट नहीं है, मैच्योर केस में वी डोंट हैव टेल, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान टेल का उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये भी एक एविडेंस एवोल्यूशन का। हेलो बोली हरिदेव। यस सर। ओके, इतना ही नहीं, जो मछलियों में गिल स्लिट्स होते हैं ना, गिल्स स्लिट्स, जहां से वो लोग सांसें लेती हैं, मछली के केस में गिल्स प्रेजेंट रहता है, देखे यस सर। ऊंचे वहां तक। वैसा गिल स्लिट्स हमारे शरीर में भी डेवलप होता है। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो कहीं ना कहीं तो ये स्टेज आया ना हमारे शरीर में, तो प्रूफ कर रहा है कि नहीं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं मछली ही होंगे, ए? है यस ना? सर। हमारा जो डेवलपमेंट होता है 9 मंथ का, जो डेवलपमेंट होता है वो लिक्विड के अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है ना? और मछलियां पानी में रह रही हैं, ये भी एक एविडेंस हो सकता है। फाइन। हम्म।
और कुछ नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ, ये सब हटाओ, नोट से इम्पोर्टेंट। ये बर्ड का दिया गया है, ठीक ना, पहले का पक्षी और अभी का पक्षी के बीच में डिफरेंस दिया गया है। पैलेंथोलॉजी, पैलेंथोलॉजी कहने का मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक ना, टू एस्टेब्लिश और टू स्टडी इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पैलेंथोलॉजी। ये इवोल्यूशन टाइमलाइन है, देखो जरा, है ना, ये लेयर बाय लेयर है, अर्थ का लेयर है, ठीक ना। सबसे नीचे वाले लेयर को हम खोदेंगे तो वहां पे हमें एविडेंस मिलेगा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का। उसके थोड़े ऊपर आएंगे तो हमें शार्क्स, आर्थ्रोपोड्स ये सब दिखेंगे। थोड़े और ऊपर आएंगे, है ना, डायनासोर्स वगैरह दिखेंगे। थोड़ा उसके ऊपर एप्स, हॉर्सेस, ठीक ना, मामूथ, ये सब दिखेगा। और आज के डेट में होमोसेपियंस दिखेंगे, है ना। कुछ खास नहीं, हटाइए। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल, ठीक है। फॉसिल, फॉसिल कहने का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ द पास्ट, है ना, तो कितना साल पुराना है वो सब चीज। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैक्टीरिया देख रहे हैं, सबसे लोअर वाले में देखे जरा, बैक्टीरिया एग्जिस्ट करा होगा पृथ्वी पे, है ना, तो कई साल पहले एग्जिस्ट किया होगा, धीरे धीरे वो दबता गया, अंदर चला गया, ठीक ना। आज के डेट में हमने उसको निकाला, मान के चलो हमने 300 फीट 400 फीट खोद के हमने बैक्टीरिया को निकाला। तो हम जानना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया कितना साल पुराना है ये, तो उसको हम लोग कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीके से पता कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके, कार्बन डेटिंग आप केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सर से पूछ लेंगे। फाइन, हटाइए हटाइए, ये सब कुछ उतना खास नहीं है। आर्टिफिशियल इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इवोल्यूशन कहने का मतलब हमने जानबूझ के इवोल्यूशन करा है हमारे इंटरेस्ट के चलते, इसको हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं, है ना। फिगर देखेंगे यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज। पहले, बहुत साल पहले एक घास ही हुआ करता था, ठीक ना। उस घास में कोई एक पर्टिकुलर घास बहुत अच्छा लगा, है ना, उसको हमने पका के खाया तो टेस्टी लगा, तो हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर ग्रास की ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। धीरे धीरे करते 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 आज के डेट के ये सब कैबेज बन गए, ठीक है, पर्सल स्प्राउट्स बन गए, कोलर्बी हो गया, केल हो गया, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिकेशन, इवोल्यूशन बाय डोमेस्टिकेशन, है ना। आज के डेट में पेट्स देखते होंगे, कुत्ते देखते होंगे, कितने अलग अलग वैरायटी के डॉग्स प्रेजेंट है, पहले ऐसा नहीं था, है ना। बहुत साल पहले वाइल्ड डॉग ही रहा करते थे, है ना। वाइल्ड डॉग में कुछ यूनिक दिखा, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके ब्रीडिंग पे हमने ध्यान दिया, है ना, तो एक नया बन गया, उसमें से भी एक नया बन गया, उसमें से भी एक नया बन गया, ऐसे होता गया, हमने क्रॉस ब्रीड करा और आज के डेट में देखो कितने सारे डॉग्स की वैरायटी अवेलेबल है। इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिकेशन। पिग्स को भी देख लो, पहले जंगली शुअर हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में, ठीक है, बहुत सारे वैरायटीज के पिग अवेलेबल है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डोमेस्टिकेशन। फाइन, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग के लिए हटाएंगे, ठीक है। और एक चार्ल्स डार्विन का भी कुछ थ्योरी होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने भी इवोल्यूशन पे काम करा है, उन्होंने एक आइलैंड पे विजिट करा था, गैलापागोस आइलैंड पे, फाइन। उस आइलैंड पे उन्होंने एक ही प्रकार के पक्षी देखा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस था, जिसको डार्विन फिंचेस कहा जाता है। उन्होंने नोटिस करा कि पक्षियां ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उनका बीक है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बीक इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कुछ पक्षियां बीज खा रही थी, कुछ फल खा रही थी, कुछ कीड़ों मकोड़ों को खा रही थी, है ना। सो फूडिंग हैबिट अलग अलग होने के चलते उनका बिग का शेप साइज अलग हो गया। और क्यों हुआ फूडिंग हैबिट अलग? क्योंकि फूड का कंपटीशन होने लगा था, तो फूड को बांट दिया गया, ठीक है।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डार्विन फिंचेस का एग्जांपल, ये फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो डार्विन फिंचेस है, कोई फ्रूट ईटर है, कोई एंट ईटर है, कोई कीड़े मकोड़ों को खाने वाले हैं, कोई बीज को खाने वाले हैं, है ना। गैलापागोस आइलैंड इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड, जो वहां पे डार्विन विजिट किए थे और स्टडी करा था इन सभी बर्ड्स को, और उन्होंने कंक्लूड करा कि अलग अलग बीक डेवलप हो गया है अलग अलग फूडिंग हैबिट के चलते। DOMES, domestication, domestication of pig। देखेंगे यहाँ पे पिग का एवोल्यूशन में बता रहा हूँ। देखो टुडेस डोमेस्टिकेटेड पिग किस तरीके से है, उसको बोर बोलते हैं, जंगली सुअर को। हियर इट इज, देखो ओवरऑल है यहाँ पे। ठीक है, जंगली सुअर हुआ करते थे सबसे ऊपर वाला डायग्राम में देखेंगे, और लोअर पोर्शन में देखेंगे आज के जमाने वाले पिग्स को दिखाया गया है। इस डायग्राम में भी देख सकते हो आप लोग, ये सारे के सारे वाइल्ड पिग्स हैं, मॉडर्न पिग इसमें मेंशन नहीं है। हियर इट इज। ओके, बस इतना ही है इसके अंदर। होमोलोगस एनालोगस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है, ह्यूमन इवोल्यूशन से नहीं आता है, नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन भी मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। नाउ एनसीईआरटी उठाओ, वहां से देखो और क्वेश्चन रेज करो। कम ऑन, आई एम गिविंग यू टाइम। एनसीईआरटी उठाइए, है ना, और वहां से क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, किसी भी चैप्टर से, इवोल्यूशन हो या जेनेटिक्स हो, किसी से भी।
ओके आप लोग पढ़ेंगे, डाउट होगा जो नोट डाउन करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हेलो, यस सर। ओके चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं, पढ़ लेंगे ठीक ना एनसीईआरटी से, जो डाउट होगा उसको नोट डाउन करके रखेंगे, आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं होगा कोई चीज डिस्कशन के लिए तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है? ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ।